हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, दो चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या से भी निरूपित करते हैं और प्राकृत संख्या के समुच्चय को इस तरह से बता देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलता जाता है ये अनंत तक। ठीक है, मतलब इसमें अपरिभाषित संख्याएं होती है और यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जीरो से बड़े होते हैं और पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी पढ़ लेते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको किसी एक निश्चित पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका कथन क्या होता है, जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल के। इसके ये बराबर होता है प्लस शेषफल के। अब देखिए, इनको भी मैं निरूपित कर देता हूँ किसी और संख्याओं से। तो यहाँ पे भाज्य को a से निरूपित कर देते हैं, भाजक को b से निरूपित कर देते हैं और भागफल को q से निरूपित कर देते हैं, शेषफल को r से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ से r जो है वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। b के बराबर नहीं हो सकता, b के बराबर हो गया तो ये भाग ही चला जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं बोलूं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको मैं किसी एक गुणज के रूप में लिखना चाहूं, तो यहाँ पे b का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रखना ये पड़ेगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को रखने के लिए b का मान जैसे मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो r का मान क्या हो सकता है, 0 से लेके b तक की जितनी भी संख्या इसमें रख सकते हैं ना, उतनी प्रकार की संख्याएं अपने पास बन सकती है। मतलब उतने प्रकार के धनात्मक पूर्णांक अपने पास बन सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग चलते हैं सवाल में, सवाल को हल करने। तो सवाल में जैसा कि हमने पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखा, तो इसमें a बराबर में हम लोग क्या करेंगे, जब b का मान हम 6 लिख दे तो ये 6q प्लस r के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, r का मान जो है अपने पास 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, 6 के बराबर नहीं हो सकता, 6 के छोटा ही होने वाला है। तो यहाँ पे 6 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 5 मान अपने पास हो सकते हैं। इसके बाद देखो, जीरो भूल गए हम लोग, आर का मान 0 भी तो हो सकता है, तो 0 भी आ जाएगा। इसके लिए हम लोग ए का मान देखते हैं, तो ए का मान यहाँ से देखो 6q प्लस 0, मतलब इसको लिखने का मतलब नहीं है। फिर धनात्मक पूर्णांक अपने आ जाएगा 6q प्लस 1, फिर आ जाएगा 6q प्लस 2, फिर आएगा अपने पास 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, फिर आएगा अपने पास 6q प्लस 4, तो 6q प्लस 4, फिर आएगा अपने पास a बराबर में 6q प्लस 5, ये आ जाएंगे। अब देखो, ये प्राकृत संख्या अगर है और यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। वे संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्या होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक अपने पास एक में भाग नहीं जाता, 2 का, ये विषम संख्या है, फिर 2 सम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है। इस तरह से ये क्रम से हर एक एक अंतराल में चलती जाती है। एक विषम है तो दूसरी सम है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 के भाग के रूप में हम लोग देखेंगे। पहला केस, अगर मेरे पास a बराबर में 6q आ जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में q। ठीक है, जिसको हम लोग 2 गुणा में n लिख सकते हैं। 2 गुणा में n मतलब 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और a बराबर में आगे चर्चा करते हैं 6q प्लस 1 की। तो 6q प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा में 3q प्लस 3q और प्लस 1 को बाहर ही लिखेंगे। अब देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये अपने पास आ गई विषम संख्या। विषम संख्या ये अपने पास आ गई। अब देखिए, आगे वाली संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दूसरा वाला केस है, ये तीसरा वाला केस है। तीसरे वाले केस में क्या होगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। चौथे वाले केस में देख लेते हैं, a बराबर में 6q प्लस 3 हो जाएगा। अब पांचवें केस में भी देख लेते हैं, a बराबर में 6q प्लस 4 हो जाएगा। और छठे केस में हम लोग बता देते हैं a बराबर में 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो देखो, इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे में 2 बेनिश ले ले तो 3q प्लस 1 बन जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 2n के बराबर बन गया। 2n बन गया मतलब इसको कह सकते हैं कि ये सम संख्या बन गई, सम संख्या बन गई।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 6 क्यूब प्लस 3 के बारे में चर्चा करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, जिससे हम 2 उबनिश ले ले तो यहाँ से बन सकता है 3 क्यूब प्लस 1, और यहाँ प्लस 1 को अलग से लिख देंगे। फिर इसको रख सकते हैं हम लोग 2n प्लस 1 के रूप में, जो कि अपने पास विषम संख्या के रूप में आता है। अब देखो, ये अगर मैंने ये माना है कि क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, तो यहाँ पे 3 क्यूब भी धनात्मक पूर्णांक होगा, 3 क्यूब यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और इसमें की बात चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं 2 बनिश ले लूं तो ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 के बराबर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n के बराबर, जो अपने पास एक सम संख्या होती है। इसी तरह इसकी मैं बात करता हूं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1 के रूप में, जो अपने पास बराबर हो जाएगा 2 बनिश लिया तो 3 क्यूब प्लस 2 तो अंदर आ जाएगा और प्लस 1 अलग चला जाएगा, जिसको हम लोग 2n प्लस 1 के रूप में ले सकते हैं। तो ये अपने पास एक विषम संख्या आ गई। अब देखो, इसके बारे में बताते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्यों n से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2n भी n से आएगा और 2n प्लस 1 भी n से आएगा। ठीक है, 2n प्लस 1 भी n से आएगा, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये भी धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो हम लोग वो विषम संख्या ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे निकाली है। एक तो विषम संख्या एक ये आ गई, दूसरी विषम संख्या ये आ गई, और तीसरी विषम संख्या ये आ गई। तो हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, अगर क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी आएगी? एक तो आ जाएगी 6 क्यूब प्लस 1, फिर आएगा 6 क्यूब प्लस 3, फिर आएगा 6 क्यूब प्लस 5। विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो और इसके बारे में एक चीज याद रखो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने कहा कि अगर हमने ये बोला कि क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो 6 क्यूब, ये अपने जो 6 रूप हमने लिखे हैं, इन रूपों में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमारे पास लिखा जा सकता है, जिनमें 3 रूप अपने पास सम संख्या के हैं और 3 रूप अपने पास विषम संख्या के हैं। मतलब 3 रूपों से अपने पास धनात्मक विषम पूर्णांक आ सकता है और 3 रूपों से धनात्मक समपूर्णांक आ सकता है, कोई भी धनात्मक। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर कौन से हो जाएंगे? ये उत्तर हो जाएंगे, मतलब सिद्ध करना था तो मुख्य उदाहरण की मदद से हमने सिद्ध करके बता दिया। यही हमारी उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।